हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और जैसा कि आपको पता है कि शाम को 5 बजे भी आपकी क्लास चलती है सुपर टेट के लिए, जिसमें हम देखते हैं जीके, जीएस और एसएसटी के क्वेश्चंस। कंबाइंड क्वेश्चंस रहते हैं और आप सबकी जो रिक्वेस्ट है कि टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कराऊँ। देखिए, टॉपिक पहले आपको थ्योरी पढ़नी ज़रूरी है, वो मैं पढ़ाऊँगी। कुछ काफ़ी टॉपिक जो है पढ़ा रखे हैं, तो उसको मैं कम्युनिटी में बीच बीच में अकॉर्डिंग टू सिलेबस शेयर करती रहूँगी, वो आप चेक करके देखते रहिएगा। और बाकी के जो टॉपिक छूट गया वो उसकी मैं थ्योरी पढ़ाऊँगी। बाकी प्रैक्टिस आपकी जो 5 बजे की क्लास है ये कंबाइंड में चलती रहेगी। अलग से भी मैं टॉपिक वाइज आपको बहुत ही जल्दी क्वेश्चंस करा दूँगी, ठीक है। तो उसके लिए आप परेशान मत होइए। सुबह एक क्लास चलती है हमारी लैंग्वेज क्लास, 3 हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, 3 सब्जेक्ट हम वहाँ देखते हैं और 3 सब्जेक्ट हम इस टाइम देखते हैं। बाकी ये एक क्लास आपकी बहुत जल्दी इंक्रीज़ यहाँ पे होने वाली है। चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन। गुड इवनिंग जितने भी लोग जुड़ चुके हैं, स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है आज का, कुटीर ज्योति योजना किस चीज़ से संबंधित है? ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने से, ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने से, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने से, या फिर ये सभी। कुटीर ज्योति योजना, इस योजना के नाम से ही आप समझ गए होंगे कि क्या चीज़ है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से जो नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार हैं उनको विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने से इस योजना का संबंध है। मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है? स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, जीवन स्तर। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर, शिक्षा, रोजगार, जीवन स्तर। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको सूचकांक की लिस्ट भी प्रोवाइड कराई थी कि 2020 में अ, विश्व में जो विभिन्न सूचकांक जारी होते हैं उसमें भारत का कौन सा स्थान है और पहला स्थान क्या है। थ्योरी पढ़ाया था, तो आपको ये चीज़ें तो एटलीस्ट पता होनी चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे जो सही आंसर है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। ये 3 चीज़ें इंक्लूड होती हैं, आधार रहती है उसकी। एयर इंडिया इंटरनेशनल लिमिटेड का सार्वजनिक क्षेत्र निगम के रूप में राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ऑप्शंस देख लीजिए। 29 जुलाई 1946, 1 अगस्त 1948, 1 अगस्त 1953 या 2 अक्टूबर 1959। एयर इंडिया इंटरनेशनल लिमिटेड। चलिए देखेंगे उत्तर सही होता है इस प्रश्न के लिए भी आपका ऑप्शन नंबर सी ही रहेगा, 1 अगस्त 1953 में। नागरिक विमान एयरबस, एयरबस का नाम आई थिंक सभी ने सुना होगा। इसको बनाने वाली कंपनी किस देश की है, बस आपको ये बताना है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूके, फ्रांस या फिर जर्मनी। तो नागरिक विमान एयरबस बनाने वाली कंपनी जो फ्रांसीसी कंपनी है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है यहाँ पे, फ्रांस। निम्नलिखित में किस जलधारा को हम्बोल्ट की जलधारा के नाम से भी जाना जाता है? अच्छा क्वेश्चन है। पेरू की धारा, ब्राजील की धारा, फॉकलैंड की धारा या फिर एल निनो धारा। और इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, पेरू की धारा। महासागर में जल धाराओं के बनने का क्या कारण है? देखिए, जल धाराओं से भी प्रश्न आता है, आपके पहले सुपर टेट में भी आया था, ठीक है। गर्म जल धाराएं और ठंडी जल धाराएं, इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। और ये मैंने थ्योरी पढ़ाई है कि कैसे आपको याद रखना है करके। आपको मिलेगा सामाजिक अध्ययन नाम से एक प्लेलिस्ट होगी, हिंदी से ऐसे लिखा होगा सामाजिक अध्ययन, वहाँ पे जाके एक बार देखिएगा। तो वहाँ पे आपको थ्योरी वीडियोस एसएसटी के मिलेंगे, तो उसमें आपको ये चीज़ मिल जाएगी। चलिए देख लेंगे यहाँ पे जो उत्तर सही होता है। तो वायु दाब एवं हवाएं, पृथ्वी का परिभ्रमण एवं गुरुत्वाकर्षण, भूमध्य रेखीय एवं ध्रुवीय प्रदेशों का असमान तापमान, तो ये सारे ही रीजन है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाता है, उपर्युक्त सभी। इसी के साथ चलिए आ जाते हैं, थोड़ा सा साइंस के क्वेश्चंस देखते हैं। और ये चुंबक वाला चैप्टर 7th 8th क्लास का सिलेबस है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अस्थाई चुंबक बनाए जाते हैं किससे? इस्पात के, नर्म लोहे के, तांबे के या फिर चांदी के। टेम्परेरी मैग्नेट किससे बनता है? तो यहाँ पे जो सही आंसर होता है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, नर्म लोहे के। विद्युत चुंबक नर्म लोहे के बनाए जाते हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो भी क्या है, सभी ने सुना होगा इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो कि आपकी इलेक्ट्रिक बल्ब वगैरह में यूज़ की जाती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक बेल नॉट बल्ब। तो यहाँ पे विद्युत चुंबक नर्म लोहे के बनाए जाते हैं। क्यों, रीज़न क्या है उसका, ये आपको बताना है। कम चुंबकीय प्रवृत्ति तथा कम धारणशीलता के कारण,
अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति तथा कम धारण क्षमता के कारण, अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति तथा अधिक धारण क्षमता के कारण, या कम चुंबकीय प्रवृत्ति तथा अधिक धारण क्षमता के कारण। तो उत्तर यहाँ पे क्या होगा, इसका ये रीज़न है कि इसकी अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति होती है और धारण क्षमता भी अधिक होती है। तो दोनों ही चीज़ें अधिक होती है, इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होते हैं, विद्युतीय चुंबक जो होते हैं, वो नरम लोहे के बनाए जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, स्टेनलेस स्टील, ये इसमें निम्नांकित में से कौन से तत्व सम्मिलित हैं? क्लास 7th साइंस। क्रोमियम, निकेल और लोहा, निकेल, लोहा और कार्बन, लोहा, कार्बन और तांबा, लोहा, क्रोमियम और कार्बन। 10th तक की साइंस अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ ली है तो समझ लीजिए आप साइंस पूरा कर लेंगे। हालांकि सिलेबस में 12th तक है, लेकिन अगर 10th भी आपने अच्छे से पढ़ी है तो आपसे काफ़ी क्वेश्चंस बन रहे होंगे। चलिए देख लेंगे उत्तर जो सही होगा, लोहा, क्रोमियम और कार्बन। ठीक है, इससे मिलकर स्टेनलेस स्टील बनता है। निम्नलिखित में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, कोक, लिग्नाइट। भूरा कोयला, तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए वो होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, लिग्नाइट। मुलायम कोयला के नाम से जाना जाता है क्या? पीट, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर जाएगा वो आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिटुमिनस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में किस कांच का उपयोग होता है? आपने देखा होगा जो बल्ब आप देखते होंगे उसका कांच बहुत पतला सा होता है। ठीक है, वो कौन सा कांच होता है ये बताना है आपको। क्राउन कांच, पायरेक्स कांच, फ्लिंट कांच, फाइबर कांच। ऑप्शन नंबर सी सही जाता है आपका, वो होता है फ्लिंट कांच, उसे हम कहते हैं फ्लिंट कांच। अर्जुन पुरस्कार किस व्यक्ति विशेष को प्रदान किया जाता है? भारतीय साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए, विश्व के लोगों में अंतर्राष्ट्रीय समझ, सद्भावना व मित्रता को बढ़ावा देने हेतु उत्कृष्ट योगदान के लिए, शत्रु के आक्रमण के समय बहादुरी दिखाने के लिए, या फिर खेलों के गौरव को बढ़ाने हेतु किए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए। अर्जुन पुरस्कार, तो ये खेल के क्षेत्र का पुरस्कार है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी, खेलों के गौरव को बढ़ाने हेतु किए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए, बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। और अगर आपके गलत होते हैं आंसर तो कोई बात नहीं है, अगर आप एक बार उसको अटैम्प्ट किए रहते हैं, मान लीजिए आपने गेस कर लिया कोई ऑप्शन जो गलत है, फिर आपको पता चला कि इसका ये नहीं ये होगा, तो वो चीज़ आपको नहीं भूलती है। होता है ना कि ये चीज़ हमारी गलत हुई थी, तो वो चीज़ आपको याद रहेगा कि अच्छा ये हमने ये लगाया था तो गलत हुआ था, सही ये है। तो इसलिए ये आपको प्रैक्टिस सेट अटेम्प्ट करने से यही एक बेनिफिट होता है, जब एक दो बार वो क्वेश्चंस आपके सामने से निकल जाते हैं आंखों के आगे से। सही हो गलत हो मैटर नहीं, सही होगा तो शायद भूल जाएगा, अगर तुक्के से सही हो गया तो फिर भूल जाएगा बाद में। बट इनकेस गलत हो गया और तुक्के से और फिर उसके बाद सही आंसर आपको पता चला तो वो आपको याद रहेगा, सबसे अच्छी बात ये होती है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? महादेवी वर्मा, अमृता प्रीतम, महाश्वेता देवी, आशा पूर्णा देवी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होता है, आशा पूर्णा देवी। पुस्तक इट वॉज 5 past midnight का विषय क्या है? इस बुक को किस चीज़ का मतलब किस टॉपिक पे इस बुक में लिखा गया है? आधार क्या है? भुज का भूकंप, उड़ीसा का बाढ़, आंध्र प्रदेश का चक्रवात, या भोपाल गैस कांड या त्रासदी जिसे कहते हैं। इट वॉज 5 past midnight। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। एक्चुअली भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुई थी उस पर आधारित ये पुस्तक है, इट वॉज 5 past midnight। और इसी के साथ एक प्रश्न आपके लिए एक्स्ट्रा मैं छोड़ देती हूँ कि भोपाल गैस कांड में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? अकबरनामा किसने लिखा था? अकबर, बीरबल, अबुल फजल, भगवान दास। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अबुल फजल ने। निम्नलिखित में से किस दिन भारत में तंबाकू विरोध दिवस मनाया जाता है? थोड़ा हिंट करूंगी, अभी हाल ही में मनाया गया है। 11 अप्रैल, 11 मई, 11 जून, 31 मई। और आज का दिन क्या है? आज वन महोत्सव का
सप्ताह जो चलता है, वन महोत्सव सप्ताह यानी वीक जो चलता है उसका आखिरी दिन है 1 जुलाई से ये 7 जुलाई तक चलता है। कितने लोगों ने प्लांट्स लगाए हैं इस एक हफ्ते के अंदर? मैंने तो लगाया है, अगर आप लोगों ने लगाए हैं तो बहुत अच्छी बात है, कमेंट करके बताइए और ये भी बताइएगा कि कौन सा प्लांट लगाया है। तो चलिए देख लेंगे यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका इस क्वेश्चन के लिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 31 मई। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 1 जनवरी, 31 दिसंबर, 25 नवंबर या फिर 9 जनवरी? तो उत्तर यहाँ पे आपका सही जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 9 जनवरी को। राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ अवस्थित है? नई दिल्ली, ग्वालियर, पटियाला या कोलकाता? उत्तर जो सही होगा इस प्रश्न के लिए वो हो जाता है आपका पटियाला, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही उत्तर होता है। लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ अवस्थित है? ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, जबलपुर? काफी प्रसिद्ध है ये। तो सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर 1 ग्वालियर में अवस्थित है। चलिए देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न। मूलांकुर, ये साइंस से प्रश्न आ गया आपका प्लांट वाले चैप्टर से। मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती है? मतलब देखिए जड़ भी कई प्रकार से होती है ना, एक तो होती है जो आपने सीड बोया है मूलांकुर उससे निकलती है, और कुछ जड़ें होती हैं जो अलग, जैसे कि बरगद में जड़ होती है ना, निकलती है ब्रांचेस से। तो इस तरह से अलग अलग जगह से भी जड़ें निकलती है। तो यहाँ पे वही चीज़ बोला है कि मूलांकर के अतिरिक्त पौधे के अगर कोई और भाग से विकसित हो रही है जड़ तो वो क्या कहलाएगी? तंतुमय मूल, अपस्थानिक मूल, अवस्तंभ मूल या मूसला जड़ें? सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए आपका अपस्थानिक मूल या अपस्थानिक जड़ें वो कहलाती हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। और जो मूलांकुर से विकसित होती हैं वो जड़ क्या कहलाती है? तंतुमय मूल, मूसला जड़ें, श्वसन मूल, अपस्थानिक। अपस्थानिक तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ये हो चुका है, तो वो कहलाती है मूसला जड़ें। ठीक है, जो मूलांकुर से मतलब ऐसे कोई ऐसे चना है मान लीजिए, इससे जो जड़ें निकलती है वो कहलाती हैं क्या आपकी मूसला जड़ें। और अगर एक्स्ट्रा कहीं किसी अदर पार्ट से प्लांट के जड़ें निकलती हैं तो वो कहलाती हैं अपस्थानिक जड़ें। हास्य गैस का रासायनिक फॉर्मूला क्या है? हास्य गैस नाइट्रस ऑक्साइड, अभी मैंने नाम भी बता दिया है तो फॉर्मूला आप फटाफट से गैस कर लीजिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही होता है, N2O, याद रखना है। निम्न में से कौन न तो तत्व है और न ही यौगिक है? अच्छा प्रश्न। वायु, जल, पारा, सोडियम क्लोराइड? न तो तत्व है न ही यौगिक है। एक बार प्लीज़ वीडियो को सभी लोग मिलकर लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुप्स में, क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं जाता, बहुत सारे इश्यूज़ हैं। तो फिर आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जो क्लास अटेंड भी करते हैं बट सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ कर लीजिए। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा इसके लिए वो वायु, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। हवा, हवा ना तो तत्व है, अकॉर्डिंग टू NCERT बुक क्लास 7th है ना, उसमें हम अभी तक जो है 118 तत्वों के बारे यानी एलिमेंट्स के बारे में जानकारी ही इंसान को हो पाई है अकॉर्डिंग टू NCERT। अभी जब आपका सिलेबस चेंज होगा उसमें हम देखते हैं क्या चेंज करते हैं, मे बी क्लास चेंज करते हैं, कंटेंट का क्या चेंजेस होगा वो नहीं पता, फिलहाल की बात करते हैं। तो 118 में हवा कहीं पे भी नहीं है और ये यौगिक भी नहीं है, क्योंकि हवा जो है, वायु जो वही मिश्रण है ना, एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, वेपर एंड डस्ट, है ना, तो वो मिश्रण है, यौगिक नहीं है। जल की बात करते हैं तो जल तो यौगिक है, कंपाउंड है ना। देखेंगे अगला प्रश्न। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है किसके द्वारा? आयनन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, नाभिकीय विखंडन द्वारा या फिर ऑक्सीजन द्वारा? तो सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसी के साथ हमने अब देख लिए हैं हमारे 25 क्वेश्चन डेली की तरह, जो हमारा 1500 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है उसमें ये अभी हमारे 25 क्वेश्चन आज के भी कंप्लीट हो गए हैं। सो वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। और बाकी सुबह हमारी 10 बजे भी एक क्लास चलती है लैंग्वेज की, तो उसे अटेंड करना मत भूला करिए। और साथ ही साथ बाकी की रैंडम क्लासेस जो है वो मैं आपको अपलोड करती रहती हूँ और टेलीग्राम चैनल पे शेयर करती रहती हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।